लालची ननद, सुनो जी, मैं पहले से कह देती हूँ, इस बार दिवाली की छुट्टियों में मैं मायके जाऊँगी। अब चाहे आपकी बहन आए या बुआ, मैंने तो फैसला कर लिया। यह क्या बात हुई? हर बार पूरे परिवार को लेकर छुट्टियों में वह यहाँ आते हैं और जरा सा भी मेरा हाथ नहीं बटाती हैं। उनकी वजह से मैं अपने माँ बाप से मिलने नहीं जा पाती हूँ और आप हैं कि एक शब्द नहीं कहते। ऐसा श्रवण कुमार बनकर भी क्या पालोगे? दुखी मन से मेघा चाय बनाते हुए अपने पति केशव को कहती है। केशव बोला, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, पर मैं करूँ तो क्या करूँ? अब उसे खाना बनाने तो कह नहीं सकता। अब हर लड़की की तरह छुट्टियों में वो भी तो मायके ही आना चाहेगी। हाँ, गलती उसकी यह है कि अपने साथ वो बुआ जी को भी बुला लेती है और तुम्हारा काम बढ़ा देती है। मेघा गुस्से में बोली, आप शायद भूल रहे हैं, मैं भी लड़की हूँ और मेरा भी मायका है। अपनी बहन का दर्द तो दिखता है, पर मेरे मन का दर्द आपको कभी नहीं दिखता। यह बात मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। सच कहते हैं लोग, पति के लिए चाहे जितना भी कर लो, आखिरकार वह अपनी माँ और बहन का ही होता है। जिस दिन आपकी बहन अपना रंग दिखाएगी, उस रोज आपको अपनी बीवी की बात याद आएगी, याद रखना। इतना कहते हुए मेघा चाय बनाना छोड़कर गुस्से में कमरे में चली गई। केशव बोला, अरे चाय तो बना दो। मेघा बोली, अब जब बहन आए तो उसी से चाय बनवा कर पी लेना। तभी इधर से मेघा की सास सुभद्रा जी और चाय बनाते हुए बोली, बेटा, बहू की बात भी कभी कभी मुझे जायज़ ही लगती है। नीतू बेटी जब भी आती है तुम्हारी बुआ को भी साथ में ले आती है। मैंने कई बार उसे समझाया है कि बहू का काम बढ़ जाता है, पर वह है कि एक नहीं सुनती। ऊपर से तुम्हारी बुआ जी जब भी आती हैं कुछ ना कुछ लेने के बहाने ही आती हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। केशव बोला, माँ, बुरा तो मुझे भी लगता है, क्योंकि 3 साल से वह अपने मायके नहीं जा सकी है। हर बार उसका भाई लेने आता है और वह बच्चों को भेजकर हमारे खातिर यहीं रुक जाती है। ऊपर से नीतू हर बार कुछ ना कुछ भकेड़ा खड़ा कर देती है। कोशिश कीजिएगा उसे समझाने की, ऐसा ना हो कि बार बार की छोटी बहस बड़ा रूप ले ले और रिश्ते खराब कर दे। फिर केशव कमरे में मेघा को मनाने के लिए चला गया। वक्त बीता। एक रोज नीतू ने फोन करके सुभद्रा जी को अपने आने की खबर दी तो सुभद्रा जी बोली, अगर तुम्हें आना है तो अकेली आना, इस बार बुआ जी को साथ मत लाना। नीतू बोली, माँ, बुआ जी मेरे पक्ष में बोलती हैं, इसलिए आप लोगों को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मैं बुआ जी लेकर नहीं आऊँगी। केशव के बहुत कहने पर नीतू ने रात में खाना बनाने के लिए कामवाली को रखा। जिस रोज नीतू आई उस रोज मेघा ने सबके लिए खाना बनाया। अगले दिन जब कामवाली आई तो नीतू बोली, क्या बात है भाभी, इतने पैसे हो गए हैं कि खाना बनाने वाली रख लिया, और जब मैं कुछ मांगती हूँ तो आप सबके खान खड़े हो जाते हैं। मेघा मुंह बनाते हुए बोली, अब क्या किया जाए दीदी, अगर बीमार पड़ जाऊंगी तो इससे ज़्यादा का खर्चा बढ़ जाएगा और हमारी इतनी औकात नहीं कि हमेशा के लिए काम वाली को रखें। बस जब तक आप लोग यहाँ रहेंगे तब तक ही रखा है। जहाँ तक देने की बात है, ईश्वर की कृपा से आपको कौन सी कमी है जो हम आपको कुछ देंगे। मेघा के जाते ही नीतू सुभद्रा जी से बोली, देखा माँ, कुछ देने के नाम पर कैसे इन्हें मिर्ची लग जाती है। आपको नहीं लगता कि भाभी जवाब देने लगी हैं? लगता है मेरा यहाँ आना उन्हें पसंद नहीं आता। सुभद्रा जी बोली, बेटी तो मायके की शोभा होती है, मेहमानों की तरह आए जाए तो किसी भी भाभी को परेशान नहीं होती। तुम भी हर बार कुछ ना कुछ लेने की बात क्यों करती हो? कभी भाभी की मदद भी कर दिया करो। इतना कहकर सुभद्रा जी आराम करने लगी। 1-2 दिन तो बड़ी शांति से बीता, पर मेघा हर वक्त खाने में कुछ ना कुछ नुक्स निकालती तो गुस्से में काम वाली ने काम छोड़ दिया। अब सारा बोझ अकेली मेघा पर आ गया। छुट्टियों में उसका भाई फिर से आया। मेघा की स्थिति को देखकर उसका भाई केशव से बोला, जीजाजी, जिस तरह आपकी बहन आपको प्यारी है, मुझे भी प्यारी है। आशा करूँगा आप इसकी मनोदशा को समझने की कोशिश करेंगे। भाई कहकर चला गया। मेघा का चेहरा मुरझा गया, जिसे देखकर केशव भी खुश नहीं था। उस रोज मेघा बहुत दुखी थी तो सुभद्रा जी ने नीतू को कहा, नीतू,
आज बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आज का खाना तुम बना लो। इस बहाने तुम्हारे हाथ का खाना भी हम चख लेंगे। नीतू बोली, मैं कैसे बातें कर रही हैं? क्या मायके आकर मैं खाना बनाऊंगी? खुद ही बनाकर खाना होता तो छुट्टियों में कहीं हिल स्टेशन घूमने नहीं चली जाती, जो इस घर में रहने आती। सुभद्रा जी बोली, तो क्या तुम अपनी माँ और अपने भाई के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं बना सकती? नीतू ने बातों को घुमाया और बोली, क्या रोज रोज घर का खाना खिलाते हो? एक दिन अपनी बहन को बाहर का खाना नहीं खिला सकते? केशव ने फोन लिया और खाना ऑर्डर करने लगा। इधर नीतू अपनी माँ को उसके कमरे में ले गई। नीतू बोली, माँ, हर बार की तरह इस बार कपड़े और मिठाइयों से अपनी विदाई नहीं करवाऊंगी। सुभद्रा जी हैरानी से नीतू की तरफ देखने लगी तो नीतू बोली, माँ, आपके पास कितने जेवर होने चाहिए मुझे सब मालूम है। क्यों ना आप मेरे हिस्से का मुझे दे देती हैं। मुझे याद है पापा कहते थे मेरा जो कुछ है मेरे बच्चों का है, और बुआ जी तक कहती हैं कि यहाँ की चीज़ों पर मेरा भी अधिकार है। मैंने सोचा अगर बुआ जी भी हिस्सा लेंगे तो मेरा हिस्सा कम पड़ जाएगा, इसलिए तो मैं इस बार उन्हें अपने साथ नहीं लाई। सुभद्रा जी आश्चर्य से बेटी की तरफ देखने लगी और बोली, मुझे बहुत दुख हो रहा है यह कहते हुए कि तुम हर बार यहाँ मुझसे मिलने नहीं बल्कि कुछ ना कुछ लेने के लिए ही आती हो। तुम्हारी बुआ जी का यहाँ की चीज़ों में कोई हिस्सा नहीं है। हिस्सा माँ बाप की संपत्ति में होता है और तुम्हारे दादाजी ने पहले ही उन्हें सब कुछ दे दिया है। जहाँ तक बात तुम्हारी है, तुम्हारी शादी में हमने इतना खर्चा किया जितना कि तुम्हारे भाई की शादी में भी खर्च नहीं किया है। फिर तुम कौन से हिस्से की बात कर रही हो? नीतू और सुभद्रा जी की आवाज़ इतनी तेज थी कि मेघा और केशव को कमरे से बाहर निकलकर आना पड़ा। नीतू बोली, माँ, आप अकेली नहीं हैं जो बेटी की शादी में खर्च करती हैं, हर माँ बाप करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूँ और आप अपना सब कुछ अपनी बहू को दे दो। अपनी सास का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मेघा बोली, बस कीजिए दीदी, हर बार रिश्तों को बचाने के लिए आपकी बातों का जहर हम चुपचाप पी लेते थे। माँ, अगर बेटी को अपनी तकलीफ़ नहीं बताती, इसका मतलब यह नहीं कि बेटी एक बार जानने की कोशिश भी ना करे। मम्मी जी ने आपको कभी बताया नहीं, पर अब मैं बताती हूँ। सुभद्रा जी बोली, बहू रहने दो, कम से कम तुम ही चुप हो जाओ। नीतू बोली, नहीं नहीं माँ, ये क्यों चुप होंगी? इन्हें तो लगता है ये घर इनका है। मेघा बोली, देखा मम्मी जी, इनके बात करने का तरीका। दीदी, आपको यह बात पता नहीं कि पापा जी ने आपकी शादी में यह घर गिरवी रखा था। वह तो आपके भाई ने एक एक पैसा जोड़कर फिर से वापस घर को छुड़वाया है। तभी नीतू बोली, मुझे इस घर से कोई मतलब नहीं है। मैं माँ के जेवर की बात कर रही हूँ, उसमें तो मेरा हिस्सा है। सुभद्रा जी गुस्से में बोली, तुम्हें जितना देना था मैं जेवर पहले ही दे चुकी हूँ। अब जो भी जेवर है ये बहू के हैं। नीतू मेघा के कमर से अलमारी की चाबी लेते हुए बोली, मुझे चाबी दीजिए, मुझे देखना है कि लॉकर में कौन से जेवर हैं। फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसी ननद के लिए इतने दिन अपने मायके जाना गवा दिया, जो अपनी माँ की ना हो सकी, कल को अपने भाई और भाभी की क्या होंगी। सुभद्रा जी बोली, हाँ बहू, अगले साल से बड़े दिन की छुट्टी में यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने मायके चली जाना। कम से कम एक माँ तो बेटी के साथ रहने का सुख भोग सके। किसी ने सोचा नहीं होगा कि संपत्ति के लिए कोई बेटी अपने मायके से अपने संबंध ऐसे बिगाड़ सकती है, जो कोई कभी भूल नहीं सकता। नीतू गुस्से में बोली, जब मैं इतनी बुरी लगती हूँ तो आज के बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगी। जब बेटी से प्यारी बहू लगे तो ऐसा ही होता है। आप अपने बेटी वाले शौक भी बहू से पूरे कीजिएगा। गुस्से में नीतू अपने कमरे में चली गई और अगले दिन खाली हाथ अपने घर वापस चली गई। एक बार उसने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि उसके ऐसे कदम उठाने से उसकी माँ पर क्या बीतेगी, पर अंत भला तो सब भला।